सोचिए, साल 2000, महीना फरवरी का, जगह राजौरी सेक्टर। कड़ाके की ठंड है, इतनी कि हड्डियां तक गल जाएं, और तभी अचानक से सरहद के उस पार से गोली और मॉर्टर की गूंज सुनाई देने लगती है। निशाना था अशोक लिसनिंग पोस्ट, जो कि एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक पोस्ट थी। वहां पाकिस्तानी सेना और कुछ आतंकवादियों ने मिलकर एक बहुत ही घिनौनी और कायरता भरी साजिश रची थी। और इस हमले को जो लीड कर रहा था उसका नाम था इलियास कश्मीरी। उस रात उसने जो किया वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर गया। उसने भारतीय सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे एक ट्रॉफी की तरह, सोचिए, एक ट्रॉफी की तरह लेकर सीधे पहुंच गया पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। और तो और मुशर्रफ ने इसे एक तोहफा कहा। बस समझ लीजिए, यहीं से एक ग्लोबल आतंकवादी का जन्म हुआ था। तो आज हम बात करेंगे इलियास कश्मीरी के बनने और फिर मिटने की कहानी की। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक कॉलेज स्टूडेंट जो कम्युनिकेशंस की पढ़ाई कर रहा था, वो आगे चलकर एक ऐसा शख्स कैसे बन गया जिसे अमेरिकी सरकार ने बिन लादेन के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी कहा। ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उसके स्टूडेंट वाले दिनों से। तो देखिए, इलियास कश्मीरी का जन्म हुआ था 1964 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। शुरुआत में तो वो इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही वो कट्टरपंथी लोगों के संपर्क में आ गया। नतीजा, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़कर वो पहुंच गया कराची के एक मदरसे में, जो उस वक्त आप कह सकते हैं आतंकवादियों को पैदा करने वाली एक फैक्ट्री बन चुका था। और बस यहीं पर उसकी मुलाकात हुई आईएसआई से। आईएसआई ने उसे अपनी सबसे खास, सबसे एलीट एसएसजी कमांडो फोर्स के साथ ट्रेनिंग दिलवाई। और फिर कुछ ही समय बाद जब वो अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो एक धमाका हुआ जिसमें उसने अपनी एक आंख और एक उंगली हमेशा के लिए खो दी। अफगान युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीरी को अपना सबसे खतरनाक, एक तरह से कहें तो अपना सबसे घातक हथियार बना लिया। और उसका इस्तेमाल होना था कश्मीर में। उसने आईएसआई की देखरेख में एक बहुत ही खतरनाक और सीक्रेट यूनिट बनाई जिसका नाम था ब्रिगेड 313। अब ये कोई ऐसी वैसी यूनिट नहीं थी, ये इतनी खूंखार थी कि इसमें शामिल होने के लिए आतंकियों को भी बाकायदा फिजिकल और मेंटल टेस्ट देने पड़ते थे। इस यूनिट को बनाने का बस एक ही मकसद था, कश्मीर घाटी में मौत का खेल खेलना। अब देखिए आईएसआई के इशारे पर उसने क्या क्या किया। 1994 में उसने आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए दिल्ली से कुछ वेस्टर्न टूरिस्ट्स को किडनैप कर लिया। सहारनपुर में एक पुलिस रेड पड़ी तो वहां से भी वो भाग निकला, लेकिन 1995 में भारतीय सेना ने उसे पुंछ से पकड़ ही लिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 2 साल बाद वो एक हाई सिक्योरिटी जेल से भागने में कामयाब हो गया, और जब वो पाकिस्तान वापस लौटा तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जो हथियार पाकिस्तान ने खुद बनाया था, अब वो उसी के खिलाफ उसी के गले की फांस बनने वाला था। हुआ ये कि 9/11 के हमले हुए और इसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव पड़ा, तो राष्ट्रपति मुशर्रफ को अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में शामिल होना पड़ा। अब पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए अपने ही पाले पोसे आतंकियों को पकड़ने का नाटक करने लगा। कश्मीरी जैसे जिहादियों के लिए ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा था, एक बहुत बड़ा धोखा। ये जो बदलाव था ना कश्मीरी में, ये वाकई हैरान करने वाला था। सोचिए, एक तरफ वो आईएसआई के लिए लड़ता था और अब उसने अपनी ब्रिगेड 313 को किसी और के साथ मिलाने से साफ मना कर दिया। जो शख्स कल तक हीरो था, उसी ने 2003 में अपने ही बॉस जनरल मुशर्रफ पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद जाहिर है उसे गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी सेना ने उसे बेइंतहा टॉर्चर किया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी, और अब वो सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर तक सीमित नहीं रहने वाला था। वो बनने वाला था एक ग्लोबल कमांडर। और जो रही सही कसर थी वो 2007 में पूरी हो गई, जब इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन किया तो उसने कश्मीरी के अंदर के शैतान को पूरी तरह से जगा दिया। इस ऑपरेशन में 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। बस इसी के बाद उसने खुले तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और जाकर सीधा हाथ मिला लिया अल-कायदा से। अल-कायदा से जुड़ते ही मानो उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई हो। अब उसके निशाने पर सिर्फ भारत या पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया थी। अब सुनिए उसके कारनामे। 26/11 मुंबई हमलों के लिए उसने अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली को हैंडल किया। पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट में उसने इंडियन मुजाहिदीन को गाइड किया।
उसने डेनमार्क के एक अखबार पर एक बेहद खतरनाक हमले की साजिश रची और सबसे बड़ी बात, उसने अफगानिस्तान में CIA के एक सीक्रेट बेस पर हमला करवा दिया। वो जो कैंप चैपमैन पे हमला हुआ था, उसमें CIA के 7 टॉप के अधिकारी मारे गए थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका था। इस एक हमले ने अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की कमर तोड़ दी और इलियास कश्मीरी को सीधा सीधा अमेरिका के टारगेट नंबर 1 पर ला दिया। उसकी क्रूरता का, उसकी जालिमियत का अंदाजा आप डेनमार्क वाले हमले की प्लानिंग से लगा सकते हैं। पता है, उसने इस प्रोजेक्ट को कोड नेम क्या दिया था? मिकी माउस प्रोजेक्ट। और उसने अपने लोगों को जो कहा वो सुनिए। उसने कहा, एडिटर और कार्टूनिस्ट को ढूंढो, उन्हें जान से मत मारना, बस घायल करना, और फिर अपने चाकू निकालकर उनके सिर धड़ से अलग कर देना और उन कटे हुए सिरों को सड़क पर फेंक देना। बस इस पॉइंट के बाद उसका अंत तय था। अब वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे वांटेड लोगों में से एक बन चुका था। कैंप चैपमैन हमले का असर ये हुआ कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे फौरन एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और उसके सिर पर रखा गया $5 मिलियन का इनाम। अमेरिका के लिए अब वो ओसामा बिन लादेन जितना ही बड़ा खतरा बन चुका था। और फिर उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया। इसके ठीक बाद CIA ने ISI को 5 लोगों की एक हिट लिस्ट दी और उसमें पहला नाम किसका था? इलियास कश्मीरी का। अमेरिकी सर्वेलांस और ISI के जासूसों ने मिलकर दक्षिण वजीरिस्तान में उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। और फिर आया वो दिन, 3 जून 2011, जब एक अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन ने उसके ठिकाने पर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 हेलफायर मिसाइलें दागी। उस ड्रोन हमले में इलियास कश्मीरी और उसके 8 साथी सभी मारे गए। कुछ ही घंटों के अंदर उसके खुद के संगठन और अल-कायदा दोनों ने उसकी मौत की खबर कंफर्म कर दी। वो आतंकवादी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को डरा दिया था, उसका अंत एक मलबे के ढेर में हुआ। इलियास कश्मीरी की ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि प्रॉक्सी वॉर्स के अंधेरों में जो ऐसे एसेट्स तैयार किए जाते हैं, उनमें से और कितने आगे चलकर खुद अपने बनाने वालों के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल खतरा बन जाएंगे। सोचने वाली बात है।